आज हम आगे बात करेंगे कांत लोहों के बारे में। इससे पहले हमने लोह धातु वर्ग के सामान्य परिचय दिया था, जिसमें धातु वर्ग के भेदों का भी वर्णन बताया गया था और तीक्ष्ण लोहों की परीक्षा। अब है यहाँ पर कांत लोहों की परीक्षा। कांत लोह की परीक्षा कैसे करेंगे? कांत लोह के अंदर क्या होता है, अगर हम उसमें जल भर करके उसमें तेल की बूंद डाल दी जाए तो जो तेल की बूंद होती है वो फैलती नहीं है। फिर उसमें अगर हींग का लेप किया जाए तो हींग की गंध नहीं आएगी। नींबू पत्र का लेप किया जाए तो नीम की जो पत्र है उसकी तिक्तता खत्म हो जाएगी। और जल को इसमें उबालते हैं तो हींग की गंध आने लगती है। इसी तरीके से जब दूध इसमें उबाला जाता है तो वो क्या होगा, वो बाहर नहीं गिलेगा, बल्कि क्या होगा, शिखराकार होकर के रह जाता है। इसमें सफेद चने को अगर रखा जाए तो वो क्या होगा, वो काले पड़ जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो कांत लोह है उसकी कुछ परीक्षाएं बताई गई हैं। लोहे के अंदर क्या दोष होते हैं, मतलब लोहे का अगर जो है अशुद्ध रूप में या सेवन कर लिया जाए तो क्या दोष इससे हो सकता है? जैसे शरीर में गुरुत्व हो सकता है, दृढ़ता हो सकती है, उत्कलेद होना यानी कि मिचरी, गलानी होना, दाह, अश्मरी और शरीर से दुर्गंध आना। तो ये लोहे के सेवन जन्य जो है 7 दोष बताए गए हैं। तो इसीलिए क्योंकि दोष है तो इसलिए क्या है, इसके शोधन की आवश्यकता है। तो इसका शोधन क्यों करना चाहिए, क्या प्रयोजन है इसका शोधन का? तो अशुद्ध लोह को अगर हमने भस्म का सेवन कर लिया, मतलब लोह को कैसे करेंगे, भस्म रूप में ही सेवन करना है। और अगर वो भस्म भी क्या है, पूरी तरीके से नहीं पकी है या फिर लोह धातु को शुद्ध किए बिना ही हम अशुद्ध भस्म का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, आयु, बल और कांति का क्या होता है, नाश होता है। हृदय में पीड़ा होगी, शरीर में शैथिल्य होकर के क्या है, अनोग रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और इसलिए क्या है, लोह धातु है उसका भली भांति मारण करना चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हृदय पीड़ा हो जाएगी, अग्निमांद्य है, रोगी की मृत्यु तक भी हो सकती है, नपुंसकता है, कुष्ठ, मृत्यु, हृदय रोग, शूल, अस्मरी, हल्लास और भी विभिन्न प्रकार के रोग हैं अगर अशुद्ध लोह भस्म का सेवन किया जाए। तो इसलिए इसके शोधन की आवश्यकता होती है। लोह धातु के अंदर 2 शोधन बताया गया है, एक सामान्य शोधन है, एक विशेष शोधन है। सामान्य शोधन एज इट इज हम धातु के बारे में जब सामान्य हमने डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें बताया था। अब यहाँ पर क्या है, विशेष शोधन। फिर भी सामान्य शोधन की बात बता दो, जिससे तेले, तकरे, गवा मूत्रे में क्या करना था, रक्त तप्त करके लोह धातु को 7 बार बुझाना था, या फिर कदली कंद सोरस के अंदर लोह धातु को रक्त तप्त करके 7 बार अगर बुझा देंगे तो लोह धातु जो है वो शुद्ध हो जाती है। ये इसका सामान्य शोधन है। अब है इसका विशेष शोधन। विशेष शोधन के लिए क्या करेंगे, हम इसमें पहले त्रिफला का क्वाथ बनाया जाता है। तो त्रिफला कैसे लेंगे, मान लिया अगर हमने 16 पल त्रिफला लिया है तो उससे 8 पल हम क्या लेंगे, जल लेंगे। और कब तक उसको पकाते हैं, जब तक कि चतुर्थांश ना बच जाए, यानी कि चतुर्थांश बचने तक उसका क्वाथ लेंगे। किसका, त्रिफला का क्वाथ। अब इस क्वाथ में क्या करना है, 5 पल की मात्रा में लोहो को क्या करना है, लोहो को रक्त तप्त करके, कितना, 5 पल की मात्रा में लोहो को रक्त तप्त करके ये जो त्रिफला क्वाथ है इसमें 7 बार बुझाने से क्या हो जाएगा, लोह शुद्ध हो जाता है। ये इसका विशेष शोधन है। तो लोहो के विशेष शोधन के लिए क्या लिया गया है, त्रिफला क्वाथ। लोह का मारण, मारण यानी कि भस्म बनाना। इसमें क्या करना है, जो शुद्ध लोह है, शुद्ध लोह के चूर्ण को लेकर के 1 दिन तक इसमें गौमूत्र से मर्दन करेंगे। फिर क्या करना है, इसकी टिकिया बना लेंगे। टिकिया बना करके क्या, सराव संपुट करके 10 फुट की अग्नि में पाक कर देंगे। तो लोह धातु का मारण में क्या करना है, और सिर्फ इसको गौमूत्र से मर्दन करना है। फिर इसके बाद आगे 10 फुट की अग्नि में पाक कर दिया, फिर उसमें आगे और द्रव्य डाल करके हम मर्दन करते हैं। जैसे गौमूत्र का किया था, फिर अब इसमें से त्रिफला क्वाथ है, घृत कुमारी सोरस है, पुनर्नवा सोरस है। इसमें क्या करना है, क्रम से 3-3 बार मर्दन करने पर क्या है, 10 फुट की अग्नि में पाक करें। यानी कि पहले गौमूत्र में 1 बार किया था, फिर उसके बाद में सराव संपुट करके 10 फुट की अग्नि दी, फिर जब भस्म प्राप्त होगी उसमें फिर से हमें गौमूत्र, त्रिफला क्वाथ, घृत कुमारी और पुनर्नवा सोरस में 3-3 बार मर्दन करने से क्या है, 10 फुट की अग्नि में इसको पाक करेंगे। तो इस तरीके से जब 13 फुट 12 फुट हो जाएंगे तो 13वें फुट में क्या करना है, जो हमें लोह चूर्ण, अभी वो भस्म नहीं बनी है, 13वें फुट में क्या करना है, जो लोह चूर्ण है इसका 12वां भाग हमें क्या लेना है, इससे 12वां भाग शुद्ध हिंगुल लेना है। फिर उसको मिला करके इसमें क्या, अर्घ छीर की भावना, अर्घ छीर की भावना दे करके
3 बार क्या करना है, अर्ध गजपुट की अग्नि में इसको पाक करना है। तो इस तरीके से इसमें 15 फुट में लोहे की जो भस्म होती है वो बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, हमने लोह धातु या चूर्ण लिया था, उसके अंदर गौमूत्र से भावना दी थी, फिर हमने उसको गौमूत्र से उसको भावना दी थी, फिर हमने उसको टिकिया बना करके सराव संपुट करके गजपुट की अग्नि में पाक किया था। फिर दोबारा से जो हमें प्राप्त हुआ लोह चूर्ण, उसके अंदर हमने गौमूत्र, त्रिफला क्वाथ, घृत कुमारी और पुनर्नवा, इन सबसे 3-3 बार मर्दन करके हमने गजपुट की अग्नि में उसको पाक किया था। फिर जो 13 फुट इस तरीके से देने के बाद में 13वें फुट में क्या करना है कि जितना हमें लोह चूर्ण प्राप्त हुआ उसका 12वां भाग हिंगु लेकर के और फिर उसमें अर्घ क्षीर की भावना दे करके अर्ध गजपुट की अग्नि में पकाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, 15 फुट में लोह भस्म बन करके तैयार हो जाती है। अभी त्रिविध लोहपाक, त्रिविध लोहपाक क्या है, ये जो विधि है ये रसेन सार संग्रह में बताई गई है। ये भी एक तरीके से भस्म बनाने की प्रक्रिया है, पुटपाक निर्दिष्ट है। इसमें क्या करना है, लोह भस्म निर्माण की प्रक्रिया को इसमें इन्होंने रसायन सार संग्रह ने 3 उपक्रमों में डिवाइड कर दिया है। 3 उपक्रम कौन कौन से हो गए, इसलिए इसको त्रिविध पाक कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भानु पाक करेंगे, फिर स्थाली पाक करेंगे और फिर अंत में क्या है, पुटपाक करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, हमें निरुक्त लोह भस्म जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब पहला क्या है इसमें, भानुपाक। भानुपाक में क्या है, इस विधि पाक जो है मारन इसका, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें त्रिफला क्वाथ से कर रहे हैं। तो इस विधि में त्रिफला क्वाथ लेंगे। त्रिफला क्वाथ में क्या करना है, लोहे के चूर्ण को लेकर के उसके अंदर मिला करके किसी बर्तन में या पात्र में धूप में रख देते हैं। तो वो क्या होगा, तो लोहे जो लोह चूर्ण है उसका त्रिफला क्वाथ के अंदर सूर्य की धूप के अंदर धीरे धीरे पाक होता है। तो इसी को ही क्या कहा गया है, भानु पाक कहते हैं। भानु मतलब सूर्य, सूर्य की रोशनी में पाक। फिर शुद्ध लोह के जो सूक्ष्म पत्र जो हमें मतलब इस तरीके से जो प्राप्त हुए उसको उल्लू खल मतलब ये आगे की प्रोसेस बताई गई है। जो हम क्या लेंगे, सूक्ष्म पत्र लेंगे, उसको खरल में या जैसे इमाम दस्ता का हो उदू खल जो यंत्र होता है उसमें रख करके क्या है, मुसली से उसको कूट कूट करके लोहे का हम चूर्ण तैयार कर लेते हैं। फिर इसको क्या करना है, फिर अनेक बार इसको जल से मतलब त्रिफला के जल से इसको धोते हैं, क्योंकि इसका मारन इसी से कर रहे हैं। फिर इस चूर्ण में त्रिफला को क्वाथ मिला करके किसी पात्र में रख करके सूर्य की धूप में सुखा लेते हैं। जब त्रिफला क्वाथ 2, 3, 4, 5, 6 या जो भी जितना भी समय लगता है, जब त्रिफला क्वाथ लगता है कि पूरी तरीके से सूख जाता है तो उसमें फिर से हम त्रिफला क्वाथ जो है लगातार डालते रहते हैं। तो इस विधि से इस तरीके से 3 से 7 बार त्रिफला क्वाथ डाल करके सुखाने से भानुपाक होता है। तो यानी कि हमने क्या किया, पहले लोह चूर्ण लिया या लोह धातु ली, उसको दुखल उसमें लेकर के चूर्ण कर लिया, फिर त्रिफला क्वाथ रख के किसी पात्र में रख के सूर्य की धूप में रख दिया। तो इस तरीके से त्रिफला क्वाथ के अंदर उसका सूर्य की धूप में पाक हो रहा है। फिर जब त्रिफला क्वाथ सूख जाता है तो उसके अंदर और त्रिफला क्वाथ डालते हैं। इस तरीके से 3 से 7 बार त्रिफला क्वाथ डाला जाता है और उसको हर बार हम सुखा लेते हैं। तो भानुपाक के लिए क्या करना है, जो लोह चूर्ण के जो संभाग है वो त्रिफला लेना है, जितना लोह चूर्ण है उतना ही त्रिफला लेना है। और उसमें इसका क्वाथ बनाने की विधि बताई गई है कि जितना लोह चूर्ण है जितना त्रिफला लेना है, और जितना त्रिफला है उससे क्या लेना है, दुगनी मात्रा में जल लेना है। फिर इसको क्या है, चतुर्थांश रहने तक इसका क्वाथ बनाते हैं। जो हमने इसमें त्रिफला का क्वाथ लिया है, चतुर्थांश बनाने पर इस क्वाथ को फिर लोह चूर्ण में डाल करके भानुपाक करते हैं। तो इस तरीके से ये जो भानुपाक की जो विधि है वो बताई गई है। अब इसके बाद में स्थाली पाक, ये भी त्रिफला क्वाथ से ही होगा। इसमें भी क्या है, इसमें इस थाली में डाल करके इसमें अग्नि में पाक करना होता है और त्रिफला क्वाथ को सुखाना होता है। तो यही विधि बताई गई है। इस विधि में क्या करना है, जितना लोह चूर्ण है उससे 3 गुना। भानुपाक वाली में हमने क्या किया था, भानुपाक में क्या किया था, जितना लोह चूर्ण है उतना ही त्रिफला लिया गया है और फिर त्रिफला से 2 गुना जल लिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितना लोह चूर्ण है उससे 3 गुना त्रिफला लेना है और फिर त्रिफला से कितना, 16 गुना जल लेना है। पाक करना है अष्टमांश शेष, पहले में क्या था चतुर्थांश, अष्टमांश शेष रहने पर जो क्वाथ बनेगा उसी से ही स्थाली पाक करते हैं हम। इसमें त्रिफला क्वाथ के अलावा इस लोह चूर्ण को इसमें क्या करना है, शतावरी, भृंगराज, हस्तिकन, पलाश, मूल सोरस आदि संभाग लेकर के इनके साथ भी स्थाली पाक किया जाता है।
तो इसमें क्या है, इसके साथ में फिर ये करने के बाद में इनके साथ भी हम करते हैं। इसके अलावा क्या है, दोष विशेष शामक औषधि के या फिर हम इसमें क्या करना है, कोई भी औषधि ले सकते हैं, जरूरी नहीं त्रिफलाई हो, या फिर जिस रोग का हम नाश करने के लिए हम लोह भस्म बना रहे हैं वो ले सकते हैं। जैसे दोष शामक औषधि के सोरस ले सकते हैं, क्वाथ ले सकते हैं, लोहे का स्थालीपाक किया जा सकता है। यदि द्रव्य का रस नहीं मिलता है तो उस औषधि के द्रव्य को मृदु मध्य कठिनता को ध्यान में रखकर यथानुक्रम चतुर्गुण, अष्टगुण, षोडश गुण जल डालकर लोह चूर्ण के समान क्वाथ शेष रख करके स्थालीपाक करते हैं। अब है इसके बाद इसमें पुटपाक। पुटपाक में क्या है, स्थालीपाक के बाद में जो स्थालीपाक से हमें प्राप्त हुआ लोह चूर्ण, इसको क्या करना है, अनेक औषधियों के सोरस हो या फिर क्वाथ हो, उसके साथ मर्दन करके फिर सुखा करके सराव संपुट करके पुट की अग्नि देते हैं। तो इसी को ही क्या कहा गया है, पुटपाक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये लोह जो धातु है इसका जो है त्रिविध पाक के बारे में बताया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।